सो हाय फ्रेंड्स, नमस्ते, सत श्री अकाल, वकनम, आदाब एंड केम शो। कैसे हैं आप सब? आप स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। माई सेल्फ सी मनोहर वर्मा एंड यू आर वाचिंग स्टडी वाइब्स। Here we learn, grow and succeed. So without wasting any time, let's start the video. Friends, in this video we will mainly talk about the applicability of AS, that is Accounting Standards, and Ind AS, that is Indian Accounting Standards. Okay, we will learn the criteria on the basis of which AS and Ind AS apply होते हैं कंपनीज पे, ठीक है, एंड देन अदर एंटिटीज पे कि क्या क्राइटेरिया है, एंड देन कुछ एग्जेम्पशंस भी हैं उसके अंदर। तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया है कि किन किन कंपनीज को एएस और इंड एस अभी फिलहाल अप्लाई नहीं हो रहे, या फिर बाद में अप्लाई होंगे, या अभी कुछ एग्जेम्पशन दी हुई है। ओके, थिंक ये जो नोट्स हैं ये नोट्स टोटली मैच विद द आईसीआई ऑफिशियल मॉड्यूल। सो इफ़ यू आर अ सीए स्टूडेंट एंड देन आप इस वीडियो को बिल्कुल रेफर कर सकते हैं। पॉइंट टू पॉइंट दिस वीडियो विल मैच विद योर मॉड्यूल। पॉइंट ऊपर नीचे हो सकते हैं नोट्स के अंदर, बट मैंने बहुत कंसाइज करने की कोशिश की है, एकदम अच्छे से समझाने की कोशिश की है। तो इफ़ यू आर अ सीए स्टूडेंट, प्लीज डोंट हेजिटेट, प्लीज रेफर दिस वीडियो। सो हु डेवलप्स द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, यहाँ पे दोनों चीज़ें, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एज वेल एज इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ठीक है, मैं अपना पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ। हाँ, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड विच वर्क्स, एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड है विच वर्क्स अंडर द आईसीआई, सो दैट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1977। ठीक है, इसका काम क्या है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डेवलप करना। ठीक है, वाई? बिकॉज एक यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए विद द इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड जो कौन बनाता है? इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। बिकॉज इंटरनेशनल लेवल पे जो ऐसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जैसी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फॉलो हो रही है, उसी उससे ही कंपैरेटिव और उतने ही रिलायबल और उतने ही ट्रांसपेरेंट ताकि रिपोर्टिंग हो सके। ठीक है, तो वैसे ही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डेवलप करना। ठीक है, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो कि आईएफआरएस से ही बन के आए हैं, ऑलमोस्ट कॉपी पेस्ट है उनका। ठीक है, थोड़ा बहुत है इंडिया के अकॉर्डिंग, उसमें रिपोर्टिंग के अकॉर्डिंग थोड़ा चेंज किया है। तो लाइक आईएफआरएस जो होता है वो ग्लोबल लेवल पे है, एंड देन उसका ही कॉपी पेस्ट वर्जन है एक इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, दैट इज इंड एस। ठीक है, और उसके अंदर बस इंडिया के अकॉर्डिंग, इंडिया की फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के अकॉर्डिंग कुछ कुछ चेंजेस किए, जिसे हम कहते हैं कुछ निकाला एंड कुछ डाला। सो काव इन मीन्स कुछ डाला, नया डाला, एंड काव आउट मीन्स कुछ निकाला आईएफआरएस की रिपोर्टिंग से। तो सिस्टम को हार्मोनाइज करना। ठीक है, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड डेवलप करता है। तो एक बार ब्रीफ प्रोसेस, इसका समरी प्रोसेस क्या है, एक बार हम वो देखते हैं। सो हाउ एएसबी क्रिएट्स और डेवलप्स दिस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और इंड एस। ठीक है, सो एएसबी कॉन्स्टिट्यूट स्टडी ग्रुप टू फॉर्मुलेट प्रिलिमिनरी ड्राफ्ट। तो एक पहले ड्राफ्ट बनता है। ठीक है, देन उसके बाद वो एक एक्सपोजर ड्राफ्ट इशू करता है पब्लिक के लिए। ठीक है, कौन? एएसबी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। अब वो एएसपी जो एक्सपोजर ड्राफ्ट है, उस एक्सपोजर ड्राफ्ट को पब्लिक के लिए इशू किया था। देन व्हाट पब्लिक विल डू? पब्लिक विल गिव द कमेंट्स कि उसमें कोई चेंजेस की रिक्वायरमेंट है और कोई प्रॉब्लम्स दैट वुड अराइज इन नियर फ्यूचर। तो ऐसे कोई भी अगर इंडेक्स बनता है तो पब्लिक के लिए ओपन होता है, तो हम उसमें अपने कमेंट्स दे सकते हैं कि दैट दिस इज नॉट राइट, दिस शुड बी चेंज। ठीक है, तो आपको जब कमेंट्स आ जाते हैं देन उनको एएसबी कंसीडर करता है। ठीक है, एंड फाइनलाइज करता है किसको? ड्राफ्ट को, आफ्टर कंसिडरेशन ऑफ काउंसिल, लाइक फॉर कंसिडरेशन ऑफ काउंसिल, सॉरी। सो आफ्टर द फाइनलाइजेशन ऑफ ड्राफ्ट वो काउंसिल के पास जाता है फॉर अप्रूवल। जब उसके बाद काउंसिल क्या होती है, उसको अप्रूव कर देती है। देन आफ्टर द अप्रूवल ऑफ द काउंसिल नाफरा के पास जाता है। ठीक है, वो जो भी उसका फाइनल ड्राफ्ट वर्जन होता है, फाइनल वर्जन होता है, उसको किसके पास जाते हैं? नाफरा के पास। नाफरा इज नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। ठीक है, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। और जब नाफरा उसको अप्रूव कर देता है, देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बिकॉज ऑल द कंपनीज इन इंडिया, ठीक है, किसके अंडर आती है? कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर। और कंपनीज एक्ट किसने बनाया? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने। उसको कौन कंट्रोल करता है? सारी कंपनीज को, अपने कंपनीज एक्ट को भी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। तो जब तक आफ्टर फाइनल अप्रूवल किसका मिलता है, जब तक वो एएस या इंड एस नोटिफाई नहीं करता कौन? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, तब तक नन ऑफ द कंपनी मीन फॉलो दैट। तो एक फाइनल अप्रूवल चाहिए होता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का, एंड दीज आर फॉर corporate entities like companies and for non company entities like proprietors, HUFs,
ठीक है, आईसीआई कैन डायरेक्टली इशू द एएस। ठीक है, तो यहाँ पे एएस और इंडेस बहुत यहाँ पे एएस ही फॉलो हो रहे हैं फिलहाल नॉन कंपनीज एंटिटी के लिए। सो एक छोटा सा डिफरेंस की क्या है कि अभी वो हम आगे देखेंगे इंडेस और एएस के बीच में, मैं आपको आगे बताऊंगा इस लेक्चर के। ओके, तो अभी तक हमने देखा कि किस तरीके से एक समरी देखेगी कैसे एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और इंडेस डेवलप होता है। ठीक है, देन नेक्स्ट हम चलते हैं कि एप्लीकेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ओके, अब हमें पता चल गया कि ऐसा डेवलप होता है, देन किन किन एंटिटीज को ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड या इंडेस अप्लाई होते हैं। यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, तो आप इंडेस भी जहाँ पे बोलूंगा तो वहाँ पे इंडेस भी कंसिडर कीजिए। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किन किन एंटिटीज को अप्लाई होते हैं। ठीक है, कोई भी ऐसी एंटिटी जो कमर्शियल पर्पस, इंडस्ट्रियल पर्पस और फॉर बिजनेस पर्पस के लिए आई है। ठीक है, इट मीन्स या तो वो कुछ मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, या फिर वो इंडस्ट्रियल मीन्स कोई मैन्युफैक्चरिंग कर रही है कुछ प्रोडक्ट्स की, कमर्शियल स्केल अच्छा खासा है उसका, देन बिजनेस पर्पस है, प्रॉफिट के लिए वो आई है, प्रॉफिट मेकिंग के लिए। क्योंकि ऐसी कोई भी एंटिटी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो चैरिटेबल पर्पस के लिए है, ठीक है, चाहे वो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है, वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, और वो कोई भी किसी भी तरीके की एंटिटी है, उसका स्टेटस कैसा है, मतलब वो एचयूएफ है, वो प्रोप्राइट फर्म है, वो प्रोप्राइटर है, वो कंपनी है, तो ठीक है, लीगल स्ट्रक्चर कैसा है उसका, उससे फर्क नहीं पड़ता। सो ऑल द एंटिटीज जो कमर्शियल, इंडस्ट्रियल और बिजनेस पर्पस के लिए है, उनको क्या करना पड़ता है, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अप्लाई करने पड़ते हैं। लेकिन कहीं जगह पे एग्जेम्पशंस दी हैं, कुछ एग्जेम्पशंस प्रोवाइड की गई हैं, कुछ क्राइटेरिया के बेसिस पे अगर कोई भी एंटिटी, ये क्राइटेरिया जो हम आगे पढ़ेंगे डिफाइंड क्राइटेरियाज क्या है, अगर वो एंटिटी वो डिफाइंड क्राइटेरियाज को मीट करती है, देन उसके अंदर उनको एग्जेम्पशन दी गई है, या तो वो एएस या इंडेस अप्लाई नहीं होता, ठीक है, या फिर कुछ उसका पार्ट अप्लाई नहीं होता। ठीक है, और अपार्ट फ्रॉम दिस यहाँ पे मैंने लिखा है कि अगर कोई एंटिटी अदर देन दीज थ्री पर्पसेज है, ठीक है, अब इन तीन पर्पस के अलावा क्या है, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल और बिजनेस पर्पस के अलावा, अगर इन पर्पस के अलावा अगर कोई एंटिटी ऑपरेट कर रही है, फॉर एग्जाम्पल क्या है कि कलेक्टिंग डोनेशन एंड गिविंग टू द पीपल इन अफेक्टेड एरियाज। अब आप डोनेशन कलेक्ट कर रहे हो और किसी और एरिया में जहाँ पे फ्लड आई हुई थी, ऐसे किसी अफेक्टेड एरिया में, वहां पे आप उन लोगों को प्रोवाइड कर रहे हो वो डोनेशन। सो यू आर जस्ट डूइंग अ वेलफेयर एक्टिविटी। ठीक है, तो अगर आप कोई वेलफेयर एक्टिविटी करते हो, देन एएस विल नॉट अप्लाई। ठीक है, आप कोई बिजनेस एक्टिविटी नहीं कर रहे, इट इज नॉट कमर्शियल, इट इज नॉट इंडस्ट्रियल काइंड ऑफ एक्टिविटी, इट इज जस्ट अ वेलफेयर। लेकिन अगर उस वेलफेयर एक्टिविटी में एक छोटा सा पार्ट भी आपका उन तीन एक्टिविटी से रिलेटेड हो जाता है, मतलब आप कहीं पे भी कोई छोटा सा भी प्रॉफिट कमा लेते हो, आप कोई ऐसी एक्टिविटी कर देते हो जिससे आपको कोई प्रॉफिट अराइज हो रहा है, ठीक है, देन यू हैव टू अप्लाई इंडेस। ठीक है, इवन अ लिटिल पार्ट क्या है, अबव मेंशन्ड एक्टिविटीज से रिलेट करता है। अबव मेंशन्ड एक्टिविटी मीन्स कमर्शियल, इंडस्ट्रियल और बिजनेस पर्पस। कोई आप उनको यहाँ से डोनेशन इकट्ठी कर रहे हो, देन आप उस डोनेशन से प्रोडक्ट्स खरीद रहे हो, और उस प्रोडक्ट्स को वहां पे जाके थोड़ा आधे प्रोडक्ट्स ऐसे दे रहे हो और आधे प्रोडक्ट्स बेच रहे हो प्रॉफिट्स पे, देन बिजनेस एक्टिविटी इन्वॉल्व होगी ना उसके अंदर, देन यू हैव टू अप्लाई इंडेस। ठीक है, नाउ फर्दर की अभी हम देखेंगे कि किन एंटिटीज पे एएस लगते हैं, किन एंटिटीज पे इंडेस लगते हैं। तो पहले क्या होता था, पहले इंडिया में सिर्फ एएस ही होते थे, ओनली एएस। ठीक है, सभी एंटिटीज पे एएस लगते थे। देन बिकॉज फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, तो एक और बढ़िया स्ट्रक्चर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड मोर ट्रांसपेरेंट एंड अलाइंड विद द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। 2015 के अंदर क्या हुआ, इंडेस आए, ठीक है, तो कुछ कंपनीज को एएस से इंडेस में शिफ्ट किया गया, जो बड़ी कंपनीज थी, ठीक है, ज्यादातर बड़ी कंपनीज, बड़े कॉर्पोरेट्स, ठीक है, तो क्योंकि पब्लिक का स्टेक वहां पे बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होता है, या फिर दे प्ले विद अ वेरी ह्यूज अमाउंट, तो 2015 के अंदर इंडेस आई, जो कि किससे बने थे, आईएफआरएस से बने थे, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। सो अलाइनमेंट हो गई हमारी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग, ताकि हमारी रिपोर्टिंग भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की हो जाए। तो बड़ी बड़ी कंपनीज को, बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स को क्या अप्लाई हुए, इंडेस। पहले सभी कंपनीज पे क्या लगते थे, एएस। ठीक है, तो फर्स्ट पहले एएस पे जाने से पहले हम समझते हैं कि इंडेस किन किन कंपनीज पे अप्लाई हुए, देन हम समझेंगे कि एएस किस तरीके से अप्लाई होते हैं। ओके, तो अब इंडेस का स्ट्रक्चर क्या है,
2015 में कुछ कंपनीज को शिफ्ट किया गया। सबसे पहले जो आया, 3 फेजेस में ये सब एप्लीकेबिलिटी इनकी इंट्रोड्यूस की, किसकी, इंडेस की, ठीक है। फर्स्ट फेज के अंदर क्या किया, वॉलंटरी एप्लीकेबिलिटी, कि कोई भी कंपनी 2015 के अंदर कोई भी कंपनी वॉलंटरली इंडेस को अडॉप्ट कर सकती है, लेकिन अगर एक बार अडॉप्ट कर लिया, वंस अडॉप्टेड, देन द कंपनी कैन नॉट विड्रॉ, ठीक है। एक बार अडॉप्ट कर लिया, देन इट कैन नॉट से कि आई विल नॉट अप्लाई इंडेस फ्रॉम द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। उसको सभी फाइनेंशियल ईयर्स के लिए फिर इंडेस अप्लाई करने पड़ेंगे, ठीक है। देन सेकंड फेज में क्या किया गया, विच सेकंड फेज कब स्टार्ट हुआ, 1/4/2016, सो 1 अप्रैल 2016 के अंदर मैंडेटरी कर दिया गया कंपनीज के लिए जो इस बिलो स्पेसिफाइड कंडीशन को क्या करती थी, पूरा करती थी। अगर किसी कंपनी की नेटवर्थ 500 करोड़ से ज्यादा थी, देन इट इज मैंडेटरी फॉर दैट कंपनी टू अप्लाई इंडेस, एंड उस कंपनी की होल्डिंग, सब्सिडरी, एसोसिएट एंड जॉइंट वेंचर, ठीक है। ऐसी कोई भी कंपनी जिसकी नेटवर्थ 500 करोड़ से ज्यादा थी वो तो फॉलो करेगी ही करेगी, तो लेकिन उस कंपनी की होल्डिंग भी, उस कंपनी की सब्सिडरी भी, उसकी एसोसिएट भी और उसकी जॉइंट वेंचर को भी इंडेस अप्लाई करने पड़ेंगे, ठीक है। अगेन अब धीरे धीरे करके स्ट्रिक्ट करते जाएंगे, मोर कंपनीज पे अप्लाई कर रहे हैं, तो उन्होंने क्या किया, अब यहाँ पे जो नेटवर्थ का क्राइटेरिया है वो दोनों कंपनीज के लिए है, चाहे वो कंपनी लिस्टेड हो चाहे वो अनलिस्टेड हो। तो अगर 500 करोड़ से ज्यादा है तो उस कंपनी के लिए लगेगा। लेकिन नेक्स्ट फेज में क्या किया, और स्ट्रिक्ट कर दिया, और कंपनीज को इंक्लूड कर दिया कि अगर कोई कंपनी लिस्टेड है तो उसको, अगर किसी मतलब किसी कंपनी की डेट या इक्विटी बोथ लिस्टेड है, बोथ मीन्स डेट और इक्विटी कुछ भी लिस्टेड है, देन उस कंपनी को तो इंडेस अप्लाई होंगे ही होंगे, ठीक है, 1 अप्रैल 2017 से। और यहाँ से जो टर्नओवर का, नेटवर्थ का लिमिट था वो कम करके 500 करोड़ से 250 करोड़ कर दिया। सो अगर कोई अनलिस्टेड कंपनी है, ठीक है, देन उसकी जो नेटवर्थ है वो 250 करोड़ से ज्यादा है या 250 करोड़ है, देन वो भी क्या करेगी, इंडेस अप्लाई करेगी। अब ऐसी कंपनीज, इन दोनों कंपनीज की जिनके ऊपर इंडेस लग रहे थे, उनकी होल्डिंग, सब्सिडरी, एसोसिएट एंड जॉइंट वेंचर, उन पे भी इंडेस लगेंगे, ठीक है। सो ठीक है, फर्स्ट फेज में क्या था, वॉलंटरी था। सेकंड फेज एंड थर्ड फेज में स्कोप धीरे धीरे बढ़ता गया। पहले सेकंड फेज में क्या था, 500 करोड़, देन सेकंड फेज में लिस्टेड आ गई, जो लिस्टेड है उसको तो करना ही करना है। एंड उसके बाद अपार्ट फ्रॉम लिस्टेड एंटिटीज, लिस्टेड कंपनीज, ठीक है, या ये सिर्फ कंपनीज के लिए है। सो लिमिट आगे हम एनबीएफसी के लिए अलग से पढ़ेंगे, लिमिट इंडेस की एप्लीकेबिलिटी, एंड बैंकिंग एंड इंश्योरेंस के लिए अलग से पढ़ेंगे। तो इसी तरीके से सिंपल सी लिमिट है, इजी मैंने फॉर्मेट में दिया हुआ है। अगर आपको स्क्रीनशॉट या मैं ये अपलोड कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे, तो वहां से आप इसको ले सकते हैं। नाउ अपार्ट फ्रॉम कंपनीज, एनबीएफसी के लिए क्या लिमिट थी, तो फेज 1 ऑलमोस्ट सेम ही है कंपनीज की तरह। फेज 1 में इन्होंने क्या किया, लिस्टेड और अनलिस्टेड दोनों में से कोई भी एनबीएफसी हो जिसकी नेटवर्थ 500 करोड़ से ज्यादा है, तो उस पर क्या अप्लाई हो जाएंगे, इंडेस अप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। देन फेज 2 में क्या किया, सारी एनबीएफसी जो लिस्टेड थी उन पे तो अप्लाई होंगे ही होंगे, ओके। तो अपार्ट फ्रॉम दैट अनलिस्टेड एंटिटीज, अनलिस्टेड एनबीएफसी जिनकी नेटवर्थ क्या है 250 करोड़ से ज्यादा है, उस पे भी इंडेस अप्लाई होंगे। सो एनबीएफसी का ऑलमोस्ट सेम ही है। फेज 3 इज इक्वल टू फेज 2 ऑफ एनबीएफसी, ठीक है। देन उनकी होल्डिंग, एसोसिएट एंड जॉइंट वेंचर, ओके। बट फॉर बैंक्स एंड इंश्योरेंस कंपनीज, बैंक्स एंड इंश्योरेंस कंपनीज पे भी एप्लीकेबल है, बिकॉज दे आर ऑल्सो दे आर डूइंग देयर बिजनेस ना। सो अगर कोई भी ऐसी एंटिटी है जो बिजनेस कर रही है, उस पर एएस या इंडेस तो अप्लाई होंगे ही होंगे, सिंपल स्ट्रक्चर है, ठीक है। बट फॉर द टाइम बीइंग इनके लिए डेफर कर दिया है। फॉर बैंक्स, आरबीआई ने अभी इन पे जो है इंडेस की एप्लीकेबिलिटी डेफर कर दी है टिल नेक्स्ट अनाउंसमेंट। एंड फॉर इंश्योरेंस कंपनीज के लिए IRDAI, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इन दोनों जो हमारा एपेक्स बैंक है एंड इंश्योरेंस रेगुलेटरी है जिसको हम IRDAI बोलते हैं, उन दोनों ने डेफर कर दिया है, मतलब इन पे एप्लीकेबल है इंडेस और एएस, ठीक है। बट फॉर द टाइम बीइंग इंडेस की एप्लीकेबिलिटी जो है वो डेफर कर दी है, सो दे आर नॉट अप्लाइंग इंडेस ऑन देयर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। अभी करंटली वो क्या फॉलो कर रहे हैं, सिर्फ एएस का ही, एएस अप्लाई कर रहे हैं अपनी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, दैट इज अर्लियर जो हम अप्लाई करते थे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ठीक है। तो ये हमारी जो SHAG अगर एजे होल्डिंग सब्सिडी एसोसिएट, तो आई थिंक आपको यहाँ पे पूरा समझ आ गया होगा कि किस तरीके से एप्लीकेबिलिटी है इंडेस की, ठीक है। नाउ
अपार्ट फ्रॉम इंडेस, अब जो जो कंपनीज इंडेस में नहीं इंक्लूड हो रही वो एएस ही यूज कर रही होगी, जो जो एंटिटीज, ठीक है। अब एएस लग रहे हैं उनके ऊपर, तो एएस के अंदर भी कुछ क्राइटेरियाज हैं। तो एएस में अभी जो नए रूल्स आए हैं वो रूल्स 2021, अर्लियर जो थे वो 2016 वाले वो नहीं लग रहे, अब नए रूल्स आए हैं 2021। तो इन रूल्स के अंदर जितनी भी कंपनीज या एनबीएफसी बैंक्स में एएस लग रहे हैं उनको डिवाइड किया है, ठीक है, उनका बाइफर्केशन किया है फॉर एग्जाम्पशन पर्पस कि किसको हमें एग्जाम्पशन देनी है। तो वो बाइफर्केशन किस तरीके से किया है, सभी एंटिटीज को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, कंपनी एंड नॉन कंपनी। कंपनी से क्या मतलब है, जो भी आपके कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड है, ठीक है। देन नॉन कंपनी से आपका क्या मतलब है, एचयूएफ, ठीक है, आपकी प्रोप्राइटरी फर्म्स, ये सब, ठीक है। अब इसके अंदर भी बाइफर्केशन है। देन कंपनीज में क्या, स्मॉल एंड मीडियम साइज कंपनीज, ठीक है। एंड देन उसके अंदर नॉन स्मॉल एंड मीडियम साइज मीन्स लार्ज एंटिटीज, लार्ज कॉर्पोरेट्स। तो कंपनीज के अंदर बाइफर्केशन किया। देन नॉन कंपनीज के अंदर बाइफर्केशन कैसे किया, लेवल 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। तो लेवल 1 अगेन लार्ज एंटिटीज, 2, 3 एंड 4 किसको किसको रेफर करती है, 2 इज फॉर मीडियम, ओके, देन 3 इज फॉर स्मॉल एंड 4 लेवल 4 इज फॉर माइक्रो। तो एक तरीके से डिक्रीजिंग ऑर्डर में जैसे जैसे साइज कम होता जा रहा है वैसे वैसे उसको बाइफरकेट किया। तो ये चार, सो लेवल 1 इज द लार्ज एंटिटीज, ठीक है। तो देन मीडियम, स्मॉल एंड माइक्रो, तो इन तीनों को मिला के क्या बोलते हैं, माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटिटीज। तो अब एग्जाम्पशन किस किस को मिली है, स्मॉल एंड मीडियम साइज कंपनीज को एग्जाम्पशन मिली है, यस, फ्यू एग्जाम्पशंस आर प्रोवाइडेड बिकॉज नो, जो भी बड़ी एंटिटीज होती है ना उनको जनरली एग्जाम्पशंस कम मिलती है बिकॉज दे कैन बियर द कॉस्ट ऑफ रिपोर्टिंग, ठीक है। और द एक और चीज में ये होती है कि बिकॉज उसके अंदर बहुत ज़्यादा स्टेक इन्वॉल्व होता है, बहुत पैसा इन्वॉल्व होता है, दे आर ऑपरेटिंग एट अ लार्ज लेवल। तो एक अच्छी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, एक ट्रांसपेरेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की नेसेसिटी होती है उन कंपनीज के अंदर। तो उनको जनरली किसी भी तरीके की एग्जाम्पशन कम ही प्रोवाइड होती है। तो वैसे ही यहाँ पे भी लेवल 1 एंटिटीज फॉर नॉन कंपनीज एंड नॉन एसएमसीज फॉर कंपनीज कोई भी एग्जाम्पशन प्रोवाइड नहीं की है। तो इनको पूरे के पूरे एएस फॉलो करने पड़ते हैं, ठीक है। हम बात कर रहे हैं जिन एंटिटीज पे इंड एएस नहीं लग रहे। अभी हम एएस की बात कर रहे हैं कि अगर कुछ एंटिटीज को एएस लग रहे हैं देन उसके अंदर क्या बाइफर्केशन है, किसको एग्जाम्पशन मिल रही है, किसको नहीं मिल रही, ठीक है। अब द नेक्स्ट स्टेप इज हाउ वी विल आइडेंटिफाई कि कौन सी एसएमसी है, कौन सी नॉन एसएमसी है, कौन सी लेवल 1, 2 एंड 3, 4 है। ओके, फॉर दैट यहाँ पे ऐसी कंपनीज जो नॉन एसएमसी है उसके लिए अगर कोई कंपनी, अभी जो मैं कंडीशंस बताऊंगा आपको, इनमें से कोई भी कंडीशन को फुलफिल कर देती है देन दैट इज अ नॉन एसएमसी। नॉन एसएमसी मीन्स इट इज नॉट अ स्मॉल एंड मीडियम कंपनी, ओके। तो अगर इनमें से एक भी कंडीशन फुलफिल हो जाती है देन इट इज अ नॉन एसएमसी। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज अ लिस्टेड कंपनी और इन द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग इन और आउटसाइड इंडिया। अगर वो लिस्टेड है, अब वो डेट और इक्विटी दोनों की बात हो रही है, अगर वो लिस्टेड है चाहे, और लिस्टिंग ये प्रोसेस में है इंडिया में या इंडिया के बाहर, इंडिया के बाहर का लंदन स्टॉक एक्सचेंज होता है, ठीक है, नैस्डैक हो गया हमारा। इंडिया में कौन से हैं, बीएससी, एनएससी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो वो क्या होगी, एक नॉन एसएमसी होगी, ओके। अब आप एक क्वेश्चन करेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे भी लिस्टेड कंपनीज है और यहाँ पे भी लिस्टेड कंपनीज था, तो अब अगर वो लिस्टेड है तो उस पर एएस अप्लाई होगा या इंड एस अप्लाई होगा, ठीक है। सो क्या होता है कि लॉ में ना डेफिनेशंस, ये एएस तो पहले से ही बने हुए थे, ओके। तो डेफिनेशन जो होती है ना वो चेंज नहीं होती। कई बार अगर आफ्टर 1 अप्रैल 2017 अगर कोई कंपनी लिस्ट हो रही है देन वो इंड एस ही अप्लाई करेगी, तब इस चीज़ को नहीं देखना, ठीक है। तो ये डेफिनेशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। तो अगर कंपनी आफ्टर 1 4 2017 अब लिस्ट हो रही है, ठीक है, या फिर उस टाइम पे लिस्टेड थी, तो वो क्या करेगी, इंडेस ही अप्लाई करेगी। और इसमें कुछ फिर दो बातें नहीं है। तो यहाँ पे हमें एएस की एप्लीकेबिलिटी नहीं आती अगर कोई कंपनी लिस्टेड है, ठीक है, 1 4 2017 के टाइम पे लिस्टेड थी या बाद में लिस्ट हो गई तो उसको इंडेस ही अप्लाई करने पड़ेंगे, ओके।
देन सेकंड पॉइंट इज बैंकिंग कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अगर आप इन तीनों में से कोई एक है देन यू आर अ नॉन एसएमसी। ओके, तो आपको भी कोई एग्जामेशन नहीं मिलेगी, आपको सारे के सारे एएस अप्लाई करने पड़ेंगे अपनी रिपोर्टिंग के लिए। वैसे ही बैंकिंग कंपनीज और इंश्योरेंस कंपनीज को मैंने जैसे ऊपर बताया, उनको तो इंडिया की एप्लीकेबिलिटी डेफर हो रखी है, तो उनको तो सारे एएस अप्लाई करने ही पड़ेंगे। नाउ थर्ड पॉइंट इज, अगर आपकी सेल्स मोर देन 250 करोड़ थी इन प्रीवियस ऑडिट, ठीक है, प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर के ऑडिटेड स्टेटमेंट्स में, देन आपको यहाँ पे सेल्स की बात हो रही है, नॉट नेटवर्थ, ठीक है। तो अगर आपकी सेल्स 250 करोड़ से ज़्यादा थी तो आप क्या बनोगे, एक नॉन एसएमसी बनोगे। देन आपकी बोरोइंग 50 करोड़ से ज़्यादा थी, ठीक है। तो अब बोरोइंग कैसे आप देख सकते हो, जनरली क्या होता है, सेल्स क्या होती है आपकी, सेल्स तो एक्यूमुलेट होती रहती है, मतलब आप पूरे साल में देखते हो ना कितनी सेल हुई, तो वो 250 करोड़ की वैल्यू आ गई, तो इसलिए हम उसको एट एज ऑन डेट देख लेते हैं कि पिछले साल के एंड पे आपकी टोटल सेल कितनी थी। लेकिन बोरिंग तो बढ़ती घटती रहती है, तो इसलिए बोरिंग्स एट एनी टाइम ड्यूरिंग प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। तो कभी आपकी अगर एक पूरे साल में, पिछले साल में किसी भी टाइम पे अगर आपकी बोरिंग्स 50 करोड़ से ज़्यादा हुई, तो देन यू आर अ नॉन एसएमसी एंड यू हैज़ टू अप्लाई ऑल द एएस एंड होल्डिंग और सब्सिडरी ऑफ ऑल सच कंपनीज। तो अगर आपकी एक नॉन एसएमसी है एंड उस नॉन एसएमसी की कोई सब्सिडरी है या उस नॉन एसएमसी की कोई होल्डिंग है, देन सबको क्या करना पड़ेगा, सारे के सारे स्टैंडर्ड्स अप्लाई होंगे। नाउ सिंपल सी बात है, अगर कोई कंपनी नॉन एसएमसी नहीं है देन इट इज़ एन एसएमसी। तो उस एसएमसी के बेस पे क्या होगा, अगर कोई कंपनी नॉन एसएमसी नहीं है तो क्या एसएमसी है, तो उसके बेस पे उसको एग्जाम्पशंस मिलेंगी, ठीक है। नॉन एसएमसी को कोई एग्जाम्पशन नहीं, एसएमसी को एग्जाम्पशंस है, तो वो एग्जाम्पशंस हम देखते हैं आगे क्या मिलेगी। ओके, तो यहाँ पे मैंने वही लिखा, ऑल अदर विच आर नॉट नॉन एसएमसीज आर कंसिडर्ड एज एसएमसीज, स्मॉल एंड मीडियम साइज कंपनीज। नाउ एग्जाम्पशंस भी दो तरीके की हैं, एक तो फुल एग्जाम्पशंस है। फुल एग्जाम्पशंस मीन्स कि आपको पूरा का पूरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ही अप्लाई नहीं होगा। देन पार्शियल एग्जाम्पशन है। सेकेंडली पार्शियल एग्जाम्पशन क्या है कि एक लिमिटेड एप्लीकेबिलिटी होगी, उस पूरे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में से कुछ पैराग्राफ्स या कुछ उसका जो पॉलिसीज हैं वो आपको अप्लाई नहीं होंगे, ठीक है, कुछ पार्ट अप्लाई होगा। सबसे पहले कौन से ऐसे फुल एग्जाम्पशन मिलती है एसएमसी को, तो अगर आप एसएमसी हैं, स्मॉल एंड मीडियम साइज कंपनी है, देन AS3 एंड AS17 सेगमेंट रिपोर्टिंग एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट्स आपको फुल्ली अप्लाई नहीं करने, ठीक है, तो आपको एग्जाम्प्ट है। और देन आपको जो पार्शियल एग्जाम्पशन मिलती है वो किस में मिलती है, AS15 एम्प्लॉय रिटायरमेंट, AS19 लीजेस में, 20 में, 28 में एंड 29 में प्रोविजंस में। तो यहाँ पे आपको पार्शियल एग्जाम्पशन मिलती है। वो जो हम क्या क्या एग्जाम्पशंस मिलते हैं वो हम इसमें डिस्कस नहीं करेंगे इस लेक्चर में, बिकॉज दिस लेक्चर इज मोर अबाउट द एप्लीकेबिलिटी। तो हम इंडिविजुअल जब हम इनके एएस की वीडियोस बनाएंगे तब उसी वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या जो एग्जाम्पशंस थी वो मिलती थी, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हम डिस्कस नहीं कर रहे। देन एक नोट है, बिकॉज 25 AS25 से इज फॉर इंटीरियम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। इंटीरियम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्या होती है, जब आप पूरे साल के अकाउंट्स ना बना के बीच बीच में भी अकाउंट्स बनाते हैं ना, जैसे कि लिस्टेड कंपनीज में क्या होता है, उनको हर 3 महीने के बाद इंटीरियम फाइनेंशियल अकाउंट्स बनाने पड़ते हैं। सो NSE BSE को हर 3 महीने की P&L एंड बैलेंस शीट सबमिट करनी पड़ती है 3 महीने के बाद, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, बिकॉज ये क्या होता है, इंटीरियम अकाउंट्स होते हैं। तो इंटीरियम फाइनेंशियल, क्योंकि अब आपकी छोटी कंपनी है तो आपको जनरली इसकी एप्लीकेबिलिटी नहीं होगी, ठीक है, AS25 की, क्योंकि तभी तो एग्जाम्पशन मिल रही है। लेकिन स्टिल इफ यू इलेक्ट्स कि आपको हाँ इंटीरियम अकाउंट्स बनाने हैं, देन आपको ये अकाउंट AS25 भी एप्लीकेबल हो जाएगा, अदरवाइज एप्लीकेबल नहीं है। मतलब आप नहीं बना रहे तो एप्लीकेबल ये भी नहीं है, इसको भी हटा दिया, ठीक है। एंड अगर आप बना रहे हो देन आपको अप्लाई करना पड़ेगा AS25 भी। देन अगेन वही है कि तीनों ऊपर दी हुई एग्जाम्पशंस के अलावा बाकी सब अप्लाई होगा, ठीक है। अब दो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। सपोज करो कि आपकी कंपनी पहले नॉन एसएमसी थी, इट मीन्स एक बड़ी कंपनी थी, नाउ वो नॉन एसएमसी से एसएमसी में कन्वर्ट हो गई, मतलब उसकी सेल कम हो गई या फिर उसकी बोरिंग्स बहुत कम हो गई, ठीक है। अब वो एसएमसी की कैटेगरी में आ गई, क्या वो एग्जाम्पशन ले सकती है? नहीं, अभी नहीं ले सकती। एकदम से आप ऐसे करोगे कि आप नॉन एसएमसी से एसएमसी में आ गए
यू कैन नॉट टेक एग्जाम्शन, एटलीस्ट आपको 2 साल के लिए एसएमसी रहना पड़ेगा, एसएमसी फॉर एटलीस्ट 2 years, तभी आप एग्जाम्शन ले पाओगे। ठीक है, 2 साल तक एसएमसी रहोगे तो उसके बाद ही एग्जाम्शन ले पाओगे। नाउ द सेकंड पॉइंट इज कि अगर आप एसएमसी से नॉन एसएमसी बन चले गए तो क्या होता है कि एसएमसी में कुछ एग्जाम्शन दी हुई थी, अब नॉन एसएमसी में तो कोई एग्जाम्शन नहीं है, तो आपको क्या अपने प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर्स के फिगर्स जो है वो चेंज करने पड़ेंगे ताकि कंपैरिजन हो सके। ठीक है, तो यहाँ पे क्लैरिफाई किया है कि नो नीड टू रिवाइज द प्रीवियस फाइनेंशियल फिगर्स। ठीक है, प्रीवियस ईयर फिगर्स की आपको रिवाइज करने की जरूरत नहीं है अगर आप एसएमसी से नॉन एसएमसी बनते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द कंपनीज पार्ट। अब फॉर नॉन कंपनीज एंटिटी मैंने बहुत ही इजीली और बहुत ही कंसाइज करके यहाँ पे स्ट्रक्चर किया है, एक पेज में पूरा का पूरा नॉन कंपनी एंटिटीज यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, जैसे कि HUF, प्रोप्राइटर्स, एक मिनट, प्रोप्राइटर्स हो गए, हाँ। अब इसमें क्या है, लेवल 4 लेवल हमने देखे थे ऊपर की, 4 लेवल्स में डिवाइड किया नॉन कंपनीज एंटिटीज को। फिर से आपको एक बार दिखा देता हूँ, यहाँ पे हमने देखा था नॉन कंपनी एंटिटीज को किसमें करा था, 4 लेवल में। लेवल 1, ठीक है, एंड 2, 3 को हम क्या बोलते हैं, माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम। तो ये वाला कौन सा है, लेवल 2 मीडियम, लेवल 3 क्या है, स्मॉल, लेवल 4 क्या है, माइक्रो। अब इनका क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया क्या है, सिंपल सा क्लासिफिकेशन है। अगर कोई भी एंटिटी की यहाँ पे सेल्स की बात हो रही है और लोन्स की बात हो रही है, इसके बेसिस पे ही इन्होंने क्या किया है, इसको बाइफरकेट किया है। सेल्स अगर आपकी 250 करोड़ से ज़्यादा है देन इट इज़ अ लेवल 1 एंटिटी। लोन्स अगर आपके एट एनी पॉइंट, मैंने फिर बताया क्योंकि सेल्स हम एक्यूमुलेट देखते हैं, लोन्स एट एनी पॉइंट ड्यूरिंग इन द लास्ट प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर 50 करोड़ से ज़्यादा है देन यू आर लेवल 1 एंटिटी। और लेवल 1 एंटिटी के लिए कोई भी एग्जामिशन अवेलेबल नहीं है, सभी के सभी एएस अप्लाई करने पड़ेंगे। ठीक है, बैंक्स में मैंने पहले ही बता दिया कि बैंक्स को ऊपर मैंने बता दिया था कि बैंक्स आर नॉन एसएमसीज, तो वो भी सब के सब अप्लाई करते हैं, तो वो कंपनीज में ही कवर हो गए हैं। ठीक है, देन 2, 3 एंड 4 में ये फिगर्स हैं कि अगर आपकी 250 करोड़ से कम है, ये 250 करोड़ है, ठीक है, और 50 करोड़ से ज़्यादा है, तो 50 करोड़ तो हम लास्ट से चलते हैं, अगर आपकी 10 करोड़ से कम है, लेवल 4 से चलते हैं, 10 करोड़ से कम है आपकी या 10 करोड़ तक, तो आप लेवल 4 एंटिटी हो। 10 से 50 है, 10 से ज़्यादा है 50 तक, तो आप लेवल 3 हो। 50 से 250 है तो आप लेवल 3 हो, 2 हो, और 250 से ज़्यादा है तो लेवल 1 हो। तो 2, 10, 50 और यहाँ पे सॉरी, हाँ, दो, अगर आपकी जो लोन्स हैं वो 2 करोड़ से कम थे पिछले साल तो आप लेवल 4 हो, 2 करोड़ से ज़्यादा थे, 10 करोड़ तक थे, तो आप लेवल 3 हो, 10 करोड़ से ज़्यादा थे, 50 करोड़ तक थे, तो आप लेवल 2 हो, और 50 करोड़ से ज़्यादा थे तो आप लेवल 1 हो। अब इनके लिए एग्जाम्पशंस प्रोवाइड की हैं लेवल 2, 3 और 4 के लिए। अब एग्जाम्पशंस क्या है, बहुत सारे एग्जाम्पशंस हैं इसके अंदर, बहुत सारे, तो मैंने एग्जाम्पशंस को डिवाइड किया है कॉमन एग्जाम्पशंस और इंडिविजुअल एग्जाम्पशंस। सो ये वाले जो ऊपर दिए हुए हैं ना, ये वाले AS3, AS17, कैश फ्लोज, सेगमेंट रिपोर्टिंग, EPS, ये हमारा 25 इंटीरियम फाइनेंशियल्स, ठीक है, तो 23 एंड 27, तो ये क्या है, 2, 3 और 4 सबको ही एग्जेम्प्ट है, किसी को अप्लाई नहीं करने। ठीक है, तो सबको एग्जेम्प्ट है, एंड इंडिविजुअली जो एग्जेम्प्ट है जो अलग से, तो 2 को 21 एग्जेम्प्ट है, 3 को 18 एग्जेम्प्ट है, एंड 4 को 18, 21, 24, 27 एंड 29। ठीक है, तो ये सारे जो हमारे AS हैं ये वाले एग्जेम्प्ट हैं 3 को। तो अपार्ट फ्रॉम कॉमन 1, तो कॉमन तो एग्जेम्प्ट है ही है 2 को, तो 2 को 21 भी एक अलग से एग्जेम्प्ट है। ऐसे ही लेवल 3 को कॉमन वाले तो सारे एग्जेम्प्ट हैं, उसके अलावा 18 भी एग्जेम्प्ट है, और ऐसे ही लेवल 4 को ये कॉमन वाले सारे एग्जेम्प्ट है, अदर देन दिस ये वाले जो हमारे 18, 21, 24 ये सब भी एग्जेम्प्ट है। इसी तरीके से पार्शियल एग्जाम्पशंस भी
हम यहाँ पे ये डिस्कस नहीं करते कि क्या पार्शियल एग्जाम्पशन है, हम ये डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से इंडेस जो हैं 15, 19 एंड 28। ठीक है, तो ये तो तीनों को कॉमन एग्जाम्प्ट है तीनों लेवल्स में, पूरे के पूरे ही अच्छा पार्शियली एग्जाम्प्ट है सॉरी ये, तो पार्शियली इसमें कुछ कुछ एग्जाम्पशन मिली हुई है जो तीनों को मिलेगी। अब उसके अलावा AS29 में कुछ पार्शियल एग्जाम्पशन मिली है, वो सिर्फ लेवल 2 को मिली है। लेवल, क्योंकि देखो आप ये देखो कि लेवल जैसे जैसे लेवल कम होता जा रहा है वैसे वैसे क्या होता है, एग्जाम्पशंस बढ़ती जा रही है। तो जितनी छोटी एंटिटी उतनी ही ज़्यादा एग्जाम्पशंस, जितनी बड़ी एंटिटी उतनी ही कम एग्जाम्पशंस। तो 10, 11 एंड 29 लेवल 3 को अपार्ट फ्रॉम दिस कॉमन पार्शियल एग्जाम्पशंस। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट कि आपकी एप्लीकेबिलिटी ऑफ एएस एज वेल एज इंडेस। आई होप आपको प्रॉपरली पूरा समझ आया होगा। तो एक बार हम देख लेते हैं हमने क्या क्या समझा। हमने यहाँ पे देख लिया कि एएस भी बनाता है, ठीक है, एएस और इंडेस किस तरीके से बनाता है वो हमने समझा। देन एप्लीकेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, आप कोई भी बिजनेस एक्टिविटी करते हो, कमर्शियल एक्टिविटी करते हो तो आपको लगेंगे, लेकिन अगर आप कोई वेलफेयर एक्टिविटी करते हो जहाँ पे आपको मोटिव बिजनेस करना नहीं है तो ऐसी एक्टिविटी में आपके एएस अप्लाई नहीं होते। उसके बाद हमने एप्लीकेबिलिटी ऑफ कॉर्पोरेट्स देख लिया कि एएस इंडेस कैसे अप्लाई हुए, कि इंडेस पहले नहीं लगते थे, एएस लगते थे। उसके बाद इंडेस का इंट्रोडक्शन हुआ तो इंडेस की हमने एप्लीकेबिलिटी देखी। देन हमने एएस की एप्लीकेबिलिटी देखी। देन उसका एएस में बाइफर्केशन देखा कि किस तरीके से बाइफर्केशन किया हुआ है। ओके, देन हमने उन बाइफर्केशंस के क्राइटेरियाज को समझा, एसएमसी किन्हें कहते हैं वो समझा, क्या क्या उनकी जो एग्जाम्पशंस थी वो समझी। ठीक है, द नॉन एसएमसीज की भी समझी। तो आई होप इस लेक्चर के बाद आपको प्रॉपर एक अंडरस्टैंडिंग मिली होगी कि एप्लीकेबिलिटी के ऊपर। एंड स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज राइट इट इन द कमेंट, मैं उसका बिल्कुल रिप्लाई करूंगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस अगर आपको कोई और वीडियोस चाहिए देन प्लीज ऑल्सो मेंशन दैट, आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट सब्जेक्ट ऑल्सो, ऑन दैट टॉपिक और सब्जेक्ट। ठीक है, so thank you everyone, thank you for being here, thank you for being connected, yeah, please be connected on the channel, thank you.